बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी के लास्ट 5 न्यूमेरिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज में। इससे पहले हम पिछली वीडियो में फर्स्ट 6 न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, न्यूमेरिक 7 इज अ बॉल ऑफ mass 100 gram is thrown vertically upwards at a speed of 25 meter per second. If no energy is lost, determine the height it would reach. If the ball only rises to 25 meter, calculate the work done against the air resistance. Also calculate the force of friction. Now students, given पर चलते हैं। देखें कह रहे कि एक बॉल है जिसका मेस हमें दिया हुआ है 100 ग्राम्स, तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो 0.1 kg आ जाएगा। वो कहते हैं इस बॉल को आप वर्टिकली अपवर्ड यूँ ऊपर की तरफ फेंकें, ऊपर की तरफ बॉल को, और फेंकते हुए उसकी जो स्पीड है वो भी हमें दी हुई है 25 मीटर पर सेकेंड। कहते हैं इफ़ नो एनर्जी लॉस्ट, यानी दरम्यान में कोई एनर्जी लॉस नहीं है, एयर फ्रिक्शन नहीं है, यानी फ्रिक्शन वगैरह को इग्नोर कर लिया है। द हाइट, डिटरमिन द हाइट, तो उस वक्त आपने पार्ट ए में उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे इफ़ द बॉल ओनली राइजेस टू 25 मीटर, कहते हैं जब ये बॉल ऊपर 25 मीटर तक चली जाए, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस, तो उस वक्त आपने फाइंड आउट करना है नंबर 1 वर्क डन एंड कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ, स्मॉल एफ से डिनोट कर लेता हूँ। ये तीन चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। नाउ स्टूडेंट्स चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। हाइट फाइंड आउट करनी है और उस दौरान उसने कहा है एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहता है कि ऊपर जाएगा, देखें ये बॉल ऊपर जाएगी ना, तो नीचे से ऊपर जाए कोई भी बॉडी जाए तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, और लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का गेन हो रहा है। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहते हैं, लॉस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, ठीक है। m इज कैंसिल विद m, सो v²/2 इज इक्वल्स टू gh। हमने फाइंड आउट करना h, तो h के लिए अरेंज कर लें, v² डिवाइडेड बाई 2g। v की वैल्यू दी हुई है 25 और 2 इंटू जी इज़ 9.8, तो यहाँ से हाइट निकल के आ जाएगी। पार्ट ए आपका सॉल्व हो जाएगा। नाउ पार्ट बी में क्या कह रहा है कि अगर यही बॉल यहाँ से ऊपर कितनी हाइट तक पर चली जाए, 25 मीटर। अब हाइट पार्ट बी के लिए क्या दी हुई है, 25 मीटर, ठीक है। तो उस वक्त आपने कैलकुलेट करना है वर्क डन। अब स्टूडेंट्स देखें, जब इस केस में उसने एयर रेजिस्टेंस वाली बात नहीं दी हुई, ठीक है, उसने कहा हुआ है कि आपने वर्क डन फाइंड आउट करना है, यानी इस केस में आपने एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं करना, तो उसने वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का कहा हुआ है। स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि वर्क एनर्जी थ्योरम इन रेजिस्टिव मीडियम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ स्टूडेंट्स हमें पता है इन रेजिस्टिव मीडियम जब ये बॉडी ऊपर जाएगी तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी तो इसी तरह होगा, लेकिन कुछ ना कुछ वर्क डन उसके अगेंस्ट, एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट भी तो होगा ना। फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ से ये बॉल ऊपर जा रही है, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं थी तो बॉल सीधा काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है और रिजल्ट में गेन इन पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है आपको। लेकिन अगर अब देखें वो कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस भी है, तो अब ये काइनेटिक एनर्जी जो है टोटल की टोटल काइनेटिक एनर्जी वो पोटेंशियल में कन्वर्ट नहीं होगी। कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस भी होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हाफ mv², ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किस में, पोटेंशियल एनर्जी में, प्लस वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मुझे फाइंड आउट करना है वर्क डन, w को इधर ही छोड़ दें, mgh को उधर माइनस कर लें, ठीक है। तो यही वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन इधर छोड़ा, mg दूसरी साइड माइनस हो गया, तो मैंने अरेंज कर लिख दिया हाफ mv²। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें आप, w इज इक्वल टू 1/2, मेस हमें दिया हुआ है 0.1 किलोग्राम, वेलोसिटी भी दी हुई है 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आगे फिर मेस इंटू जी की वैल्यू पुट कर लें। मैं यहाँ नीचे कर लेता हूँ आगे, माइनस m की वैल्यू 0.1, g की वैल्यू है 9.8, और अब जो हाइट है
उससे उस हाइट को मैंने एच प्राइम यानी न्यू वाली हाइट है ना, उसने इस पॉइंट पर जो हाइट हमसे मांगी वो 25 मीटर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर पुट हो जाएगी, डेट इज़ 25 मीटर। तो यहाँ से वर्क डन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस वर्क डन हेयर विल बी इक्वल्स टू 6.7 जाउल्स। इसको मल्टीप्लाई कर लें और फिर 2 पर डिवाइड कर लें तो 6.7 जाउल्स आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे हमें कह रहे हैं कि हमने फाइंड आउट करना है इसी हाइट पर 25 मीटर की हाइट पर फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ स्टूडेंट्स, हमें पता है वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर फोर्स अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन है, तो मैंने एफ इंटू एफ स्मॉल एफ का मतलब है फोर्स इन अगेंस्ट द एयर फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस एफ के लिए अरेंज कर लें। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए अरेंज करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय डी। वर्क डन हमने अभी कैलकुलेट किया हुआ है इन एयर, वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो वो 6.7 था, क्योंकि ये वाली बात भी उसने एयर रेजिस्टेंस में पूछी हुई है। ठीक है, 6.7 डिवाइडेड बाई डी डिस्प्लेसमेंट यानी हाइट, ठीक है, वो कितनी है 25 मीटर। 6.7 डिवाइडेड बाई 25 विल बी इक्वल टू 0.26 न्यूटन, और इसको राउंड ऑफ कर लें तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.3 न्यूटन्स के। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8. An object of mass 1000 gram falls from a height of 30 meter on the sand below. If it penetrates 4 centimeter into the sand, what opposition force is exerted on it by the sand neglect air friction? Now students, देखें इसको भी समझते हैं। कहते हैं एक ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पर शो किया हुआ है, जिसका मैस m वो 1000 ग्राम है, तो मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लिया ना। वो कहता है ये ऑब्जेक्ट यहाँ से गिरता है, ठीक है, और इस पॉइंट तक उसकी हाइट यानी अर्थ की ग्राउंड तक उसकी हाइट 30 मीटर है। ठीक है, जैसे ही वो कहता है ऑब्जेक्ट गिरता है तो वो नीचे सैंड रखी हुई है ना, वो सैंड के अंदर पेनिट्रेट करता है, तो जितना पेनिट्रेशन उसके अंदर आती है वो है 4 सेंटीमीटर, तो वो भी मैंने लिख लिया। डिस्टेंस इनसाइड द सैंड डी 4 सेंटीमीटर, और उसको मैंने मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया 0.04 मीटर्स। ठीक है, तो अब वो कह रहे क्या है कि जैसे ही ये ऑब्जेक्ट इस सैंड के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक पेनिट्रेशन करता है ना, तो वो ज़ाहिर सैंड इसके ऑपोजिट में फोर्स लगाएगी ना, तो वो फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है। फोर्स एग्जर्टेड बाय सैंड ऑन बॉल, वो फोर्स एफ फाइंड आउट करनी है। नाउ स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ पॉइंट ए से बी तक की एनर्जी फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखें, पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो वो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट तक आएगी, तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। तो मैंने लिखा फ्रॉम पॉइंट ए टू बी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी का लॉस विल बी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ काइनेटिक एनर्जी इसका मतलब है mgh की इक्वल इस पॉइंट पर। ठीक है, तो m हमने पुट किया 1 और g की वजह 9.8, और h जो है इस पॉइंट तक देखें 30 मीटर है, तो ये 30 आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 294 जाउल्स। नाउ स्टूडेंट देखें, यहाँ तक हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर ली, तो इस पॉइंट पर आकर ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर आएगा। ठीक है, तो उस पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर वर्क डन होगा ना, ऑब्जेक्ट पर यहाँ पर इस पॉइंट से आगे वर्क डन होगा, तो वर्क डन विल बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखें वर्क डन विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमें पता है 294 जाउल्स इस पॉइंट पर। ठीक है, तो वो मैंने पुट कर ली, वर्क डन विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी विच इज़ 294। नाउ वर्क डन होता है एफ इंटू डी इज इक्वल्स टू 294। नाउ हमने फाइंड आउट करने फोर्स। ठीक है, तो फोर्स को इधर ही छोड़ दें, डी को दूसरी साइड डिवाइड कर लें, तो फोर्स इज इक्वल्स टू 294 डिवाइडेड बाई डी हो जाएगा। नाउ फोर्स इज इक्वल्स टू 294 डिवाइडेड बाई डी इज 0.04। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इधर तक आएगी ना, तो वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, तो वो फोर्स फाइंड आउट करनी है हमने। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा 294 को 0.04 पर डिवाइड कर लें, तो आपके पास आ जाएगा 7350 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. A body of mass m drops from bridge into water
of the river. The bridge is 10 meter high from the water surface. Find the speed of the body 5 meter above the water surface. Part B. Find the speed of body before it strikes the water. Now students देखें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कहता है एक बॉडी है जिसका मास m है और उसको आप किसी भी ब्रिज से वाटर सरफेस की तरफ गिराते हैं। ब्रिज से वाटर सरफेस तक की हाइट हमें दी हुई है 10 मीटर्स, ठीक है ना। वो इसमें पूछ रहा क्या है, दो चीज़ें पूछ रहे हैं। उस टोटल हाइट को मैंने h का हुआ वो 10 मीटर गिवन नोट कर लिया। ना वो कह रहे हैं फाइंड आउट करें फर्स्ट वेलोसिटी इस जो कोई भी ऑब्जेक्ट इसका मास m है उसको फेंका हुआ है। कब? जब ब्रिज की हाइट उस ग्राउंड लेवल से कितनी है 5 मीटर, तो यहाँ तक 5 आ जाएगी, ठीक है। तो उस हाइट को मैं कह लेता हूँ h1। तो इस पर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी उसे मैं v1 कह लेता हूँ। ना स्टूडेंट देखें यहाँ से यहाँ तक जब आएगा तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस रिजल्ट इन गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी mgh। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। m कैंसिल हुआ m से, तो बाकी बचा जी एच इज इक्वल टू v²/2। v² के लिए अरेंज करें। देखें मैं अब इस हाइट को देखें, चूँकि फर्स्ट पार्ट पे तो उसकी हाइट को h1 का हो तो इसके साथ भी 1 लगाऊँ, इसके साथ भी 1 और v1 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर v1 हो जाएगा और इधर भी vh1। तो v1² के लिए अरेंज किया तो 2gh1 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लें तो ये आपके पास √2gh1 के इक्वल आ जाएगा। तो वैल्यूज़ हैं आपके पास 2 × 9.8, लेकिन h1 आपने ये वाला पुट करना चाहिए, उसने कहा 5 मीटर तक, तो यहाँ पर ये 5 आ जाएगा। तो v यहाँ पर v1 विल बी इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई कर लें और उसके साथ स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास जो इसकी वेलोसिटी आ जाती है दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट में ये कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, स्पीड फाइंड आउट करनी बिफोर इट स्ट्राइक्स द वाटर। यानी यहाँ पर ये वाटर सरफेस है ना, ये वाली जैसे, तो यहाँ पर जब बॉडी पहुँचती है तो उस वक्त उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो अब देखें यहाँ तक जब बॉडी पहुँचती है तो उस वक्त उसकी हाइट क्या हो जाती है, दैट इज़ एक्जैक्टली 10 मीटर, ठीक है। तो फिर वही फार्मूला लगाएं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर देखें काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर मैंने मैस से कैंसिल कर लिया, उसी तरह वेलोसिटी के लिए अरेंज कर लें। अब इसकी वेलोसिटी और हाइट को क्या कहेंगे, क्योंकि ये सेकंड पॉइंट है तो इसके लिए हमने 2 का नाम दिया, तो v2 हो जाएगा। यहाँ पर भी v2 i2 ये 2 हो जाएगा। तो v2 विल बी इक्वल्स टू √2g, g की वैल्यू 9.8 और h2 यहाँ पर कितना है, दैट इज़ 10। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें तो v2 आपकी, और इसको फिर स्क्वायर रूट ले लें तो v2 की वैल्यू आ जाएगी 14 मीटर पर सेकंड। Next numerical is numerical number 10. The engine of a JF Thunder fighter develops a thrust of 3000 Newton. What horsepower does it at velocity of 600 meter per second? कहता है कि एक JF Thunder फाइटर है और वो थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा है। थ्रस्ट इज एक्चुअली व्हाट, फोर्स, यानी फोर्स जो प्रोड्यूस कर रहा है वो दैट इज 3000 न्यूटन, और उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी है 600 मीटर पर सेकंड। आपने फाइंड आउट क्या करना है, उसकी पावर, वो भी हॉर्स पावर में, ठीक है। हॉर्स पावर के यूनिट्स में फाइंड आउट करनी है। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि पावर का एक फार्मूला हमने ये भी पढ़ा था, पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो डॉट प्रोडक्ट को हटाएं तो एफ वी कॉज ऑफ थीटा बन जाएगा। तो एफ की वैल्यू है हमारे पास देखें 3000, वी भी दिया हुआ है 600, और कॉज यहाँ पर देखें एंगल थीटा क्या होगा। देखिए जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी, ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही है तो कॉस 0 हो जाएगा। तो पावर इसको मल्टीप्लाई कर लें, कॉस 0 1 हो जाएगा। तो P इज इक्वल्स टू 18,000,000 वाट। ना वो ये तो वाट में आई है ना, अब हमने इसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है तो हमें रिलेशनशिप पता है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। तो यहाँ से 1 वाट की वैल्यू निकालें, 1 वाट इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर ओवर 746। तो पावर देखें 18,000 इंटू वाट है, तो वाट की जगह आप लगा लें क्या है, वाट किसकी इक्वल है, हॉर्स पावर ओवर 746। तो हॉर्स पावर ओवर 746, इस 746 को इस पर डिवाइड कर लें तो आपको के पास हॉर्स पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, 2413 हॉर्स पावर ये कैलकुलेट होके आ जाएगी। Now students, last numerical. The mass of the moon is 1/80 of mass of Earth and corresponding radius is 1/4 of the Earth.
कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द सरफेस ऑफ मून। स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमें दो चीज़ें दी हुई हैं ना, कहता है कि जो मैस ऑफ मून है ना वो 1/80 टाइम्स मैस ऑफ अर्थ के इक्वल है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, और रेडियस ऑफ मून इक्वल है 1/4 टाइम ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। अब कह रहा क्या है, एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है मून की, ठीक है। तो वो वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वी स्केप इज इक्वल टू 2g/m/r। यहाँ पर मैस ऑफ अर्थ होता था ना, लेकिन अब हम किसके लिए फाइंड आउट करने, एस्केप वेलोसिटी फॉर, दिस इज फॉर मून, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैस ऑफ मून हो जाएगा, और सिमिलरली रेडियस ऑफ मून, जबकि हमने जो फाइंड आउट की थी टॉपिक में वो अर्थ के लिए फाइंड आउट की थी, तो मैस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ था, लेकिन अब मून के लिए कह रहे हैं ना, तो मैस ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून हो जाएगा। अब देखें मैस ऑफ मून हमें पता होना चाहिए। अब मैस ऑफ मून क्या कह रहा है, कंडीशन दे रहे हैं, देखें यहाँ से, मैस ऑफ मून इज इक्वल टू 1/80 ऑफ मैस ऑफ अर्थ। मैस ऑफ अर्थ हमें पता है 6 × 10⁻24 होता है, तो 6 × 10⁻24 को डिवाइड कर ले 180 पर, इधर वैल्यू पुट करके, तो आपके पास मैस ऑफ मून आसानी से आ सकता है, विच इज 7.5 × 10⁻22 kg। नाउ नेक्स्ट, फिर दूसरी चीज़ हमने इस इक्वेशन में जो फाइंड आउट करनी है, दैट इज रेडियस ऑफ मून, ठीक है। तो रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ये उसने कंडीशन दी हुई है। तो देखें 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है 6 × 10⁻6, तो इस पर इसको 4 पर डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 1.6 × 10⁻6 मीटर्स। नाउ स्टूडेंट्स, ये सारी वैल्यूज उठाकर इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें। सो 1 मेरे पास क्या बन जाएगी, वी स्केप इज इक्वल टू 2 × जी की वैल्यू 6.6 × 10⁻11, मैस ऑफ मून हम फाइंड आउट कर चुके हैं, विच इज 7.5 × 10⁻22, एंड डिवाइडेड बाय रेडियस 1.6 × 10⁻6, वो भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। इन सारों की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करें और उसका स्क्वायर रूट लें, तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज 2500 मीटर पर सेकेंड, या वी स्केप विल बी इक्वल टू, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो दैट इज 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।